गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप जिस टाइम भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरी वो वाली आप फाइल आपको एक्सेप्ट करना, ठीक। आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिक्स की क्लास। देखिए हमारी बीएससी थर्ड ईयर की क्लास मॉर्निंग 6:45 AM लाइव होती है। 2 दिन पहले हमने 2 क्लास ली थी, वे पता नहीं किसी कारण से डिलीट हो गई, क्योंकि रीज़न मुझे नहीं पता क्यों डिलीट हुई हैं। तो वे मैं दोबारा से रिकॉर्ड करके डालना, क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेज आए, सर हमने नोट्स नहीं बनाए, हमने केवल वीडियो देखी थी, हम सोच रहे थे बाद में देख के बना लेंगे, ये कर लेंगे। कुछ बच्चे लाइव थे नहीं उस टाइम, तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड क्लास डाल रहा हूँ। देखिए बच्चों, आप क्या कहूँ, आपसे मैं पढ़ा फिर रहा हूँ, आपसे 1 भी रुपया नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी आपसे मैं मांगता हूँ कि मुझे केवल सब्सक्राइबर दे दो। 3000 सब्सक्राइबर भी नहीं है यार, आप कुछ तो करो, कम से कम 5000 तो करो। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ तक दिख रहा है इसमें, ठीक। मैं पहले मार्क बना लेता हूँ कि मुझे इससे साइड से बाहर नहीं जाना। ये यहाँ तक है, ऊपर कहाँ तक है, ऊपर यहाँ तक है, ठीक। और इधर कहाँ तक है, इधर यहाँ तक है। देखकर हमारे बीएससी थर्ड ईयर की फर्स्ट बुक है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इसका सेकंड यूनिट चल रही थी, ठीक। इसमें फर्स्ट यूनिट सबसे लेंथी थी, सेकंड थोड़ी सी है, थर्ड और फोर्थ बहुत छोटी सी है। आपकी हम ये 20-25 तारीख तक आपकी बुक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो सितंबर में कंप्लीट हो ही जानी है। 1 तारीख से हम नई बुक चलाएंगे, ठीक। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। देखिए हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, सेकंड यूनिट इसमें प्रोबेबिलिटी है। PRO दिख रहा है, हाँ, PRO BABILITY हमारी टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। हम ये पढ़ रहे थे। देखो इसे लेकर आपको घबराना नहीं है। प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी। क्या बताई थी? एक डेफिनेशन लिखवा दी थी। जिन्होंने नहीं देखी इससे डे 17 की वीडियो देख लो, उसमें सब डेफिनेशन पढ़ाई हुई है। देखो मान लो हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ये किसका फॉर्मूला था आपका? आप सब भली भांति जानते हो, प्रोबेबिलिटी का, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट मतलब कैसे? ये मेरे पास कोई कॉइन है, मैंने उछाला, कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर, यानी कि जो इसके पक्ष में है। पक्ष में हेड कितनी बार होता है? केवल एक बार। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, कॉइन में टोटल कितनी साइड होती हैं? 2, एक साइड हेड एक साइड टेल, तो 1/2 आ गई। ऐसी टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछूं, टेल भी क्या होता है? एक साइड होता है, एक ही साइड होता है, और अपॉन में टोटल हेड प्लस टेल 2। ये आप बेसिक है, ये सब आपको पता है, मैं इन पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक। मैं आपको कुछ काम की चीजें बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। कुछ बच्चे बोल रहे थे भैया हमें न्यूमेरिकल्स में, इसमें प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है। देखो 3-4 डाइस तो कभी आते नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको 3 डाइस का ट्रिक दूंगा, और आप समझिए कुछ कॉन्सेप्ट से, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्या होगी, क्लियर। देखो मैंने जब डे 17 क्लास ली थी तो मैंने उसमें 2 इवेंट्स पढ़ाए थे। एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और एक पढ़ाया था मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इनकी डेफिनेशन के लिए मैं एक चीज लिखता हूँ, नीचे दिख तो रहा है, हाँ दिख रहा है, मार्कर में बदल लेता हूँ, इस मार्कर में थोड़ा सही नहीं दिखता। अकरेंस ऑफ वन इवेंट, अकरेंस का मतलब है होना। यहाँ क्या हो रहा है? एक इवेंट हो रहा है, यहाँ मान लो दूसरा इवेंट हो रहा है। अकरेंस ऑफ अदर इवेंट मैंने लिख दिया, कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं लगा यार, ये मार्कर भी डार्क नहीं चल रहा, शायद इंक खत्म है। अकरेंस ऑफ वन इवेंट, अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। एक तो कंडीशन है ऐसी होगी, इसका होना इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो यहाँ क्या आएगा? डज नॉट अफेक्ट। मतलब कैसे भाई? मैंने एक हाथ में डाइस लिया और एक कॉइन लिया, और दोनों को ऐसे मिला के ऐसे उछाल दिया। मैंने कहा कॉइन पर हेड आएगा, तो कॉइन पर हेड आना डाइस पे कुछ भी आने को इफेक्ट करेगा? नहीं। डाइस पे कुछ भी आओ, कॉइन पे कुछ भी आओ, दोनों को एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। डज नॉट अफेक्ट अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। वो क्या होता है आपका? इंडिपेंडेंट, मतलब मुक्त। इसमें ज्यादातर 2 ही चीजें ली जाती है, मुक्त होते हैं, इन्हें एक दूसरे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये अपना मस्त मौला आदमी है। अब आओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे यो हटा दो, केवल क्या लिख दो, अफेक्ट्स, यानी कि अकरेंस ऑफ वन इवेंट अफेक्ट्स अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। इनमें केवल एक ही होगा। एक कैसे, इसमें मोस्टली एक ही बॉडी ली जाती है। मान लीजिए मैंने डाइस लिया, मैंने कहा डाइस पे 1 आना है। अब डाइस पे 1 आना है तो किसे किसे अफेक्ट करेगा, 2 नहीं आने का, 3 भी नहीं आने का, 4 भी नहीं आने का, 5 भी नहीं आने का, 6 भी नहीं आने का। तो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि एक पर कुछ भी आना, इवेंट का कुछ भी होना दूसरे इवेंट को क्या करता है, इफेक्ट। जैसे मैंने कोइन टॉस किया, मैंने कहा हेड आना चाहिए, अब हेड आएगा तो बिल्कुल भी टेल नहीं आने का, ये तो पक्की बात है। ऐसे शोले मूवी की तरह खड़ा तो रहने से रहा कोइन मेरा, अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आने का, या टेल आएगा तो हेड नहीं आने का। वे क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिनमें केवल एक ही होगा। अगर मैं 2 कोइन उछालता हूँ, एक पे हेड है तो दूसरे पे कुछ भी आए, टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। वे कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो आप इन दोनों को समझ गए। इन्हें समझाने का मोटिव क्या था, हालांकि इनकी डेफिनेशन में लिखा चुका हूँ। किस में लिखा चुका हूँ मैं, ये लिखा चुका हूँ मैं डे 17 वीडियो में। अब देखिए आप समझ गए, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, बस इतना ही रफ होना जरूरी है। देखो ये वीडियो मैं पढ़ा चुका था लाइव क्लास में, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम थी तो दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो होते हैं, मान लो 2 इवेंट ही तो होंगे इसमें। मान लो एक तो हो रहा है PA, एक हो रहा है PB। इंडिपेंडेंट में बताया मैंने, दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं करते एक दूसरे को। तो अगर मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की जो कि कैसे है, इंडिपेंडेंट, तो इनमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक, जैसे मैंने कहा कोइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और डाइस पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों को एक साथ किया गया है, तो रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 1/2 इंटू 1/6 1/12 कर दोगे, किसमें, इंडिपेंडेंट में। अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। अब बात करते हैं आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसमें मैंने बताया कोई एक ही होगा, एक ही होगा। एक होने का मतलब मान लो एक इवेंट PA है, दूसरा इवेंट PB है। अगर PA होगा तो PB नहीं होगा, PB होगा तो PA नहीं होगा। इनमें अगर रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटी पूछता है तो आपको दोनों को क्या कर देना है, प्लस। जैसे मैंने कहा, मैंने एक कोइन उछाला, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो जब हेड आएगा तो टेल नहीं आने का, टेल आएगा तो हेड नहीं आने का। ये कैसे है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटी में इसमें क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे 2/2, यानी कि 1 आ जाएगा। समझे इस बात को या नहीं समझे? अगर समझे तो शुक्र आपका और मेरा भी, अगर नहीं समझे तो आओ दूसरे तरीके से समझते हैं। दूसरा तरीका यानी कि जब कोई बड़ा क्वेश्चन देगा, लार्ज क्वेश्चन देगा, उसमें क्या करेगा, दोनों इवेंट मिक्स करके दे देगा। आपको पहचानना पड़ेगा म्यूचुअली कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। अगर आप ये पहचान पाते हो, आपका क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन हल हुआ, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अगर नहीं पहचान पाए तो बोल लो राम नाम सत्य है। ठीक, आइए इंक देख लेता हूँ मैं। आप तब तक के लिए टेंशन फ्री होकर बैठिए और अपनी पेटी खींच लीजिए, चलते हैं हम। वीडियो लेंथ नहीं होगा, टेंशन मत लो। ऑनलाइन में सब बच्चों के नाम बोलने पड़ते हैं, आंसर मैच करते हैं, तो वीडियो इस वजह से थोड़ा लेंथी हो जाता है। यहाँ तो बस मुझे समझाना है और आपको समझना है। देखो आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, इंटेलिजेंट क्यों, BSc 3rd ईयर में हो, BSc 3rd ईयर में हो, इंटेलिजेंट ही पहुंचता है। जो डल होंगे 12th में लटक गए होंगे, और जो थोड़े बहुत छने होंगे 1st ईयर में, देखना आपकी क्लास के 10-12 बच्चे लुढ़क गए होंगे। सबसे ज्यादा फेल 1st ईयर में होते हैं। उसका रीजन है, जब बच्चा इंटर पास आउट करके आता है ना, इंटर कमर पे बैग, सुबह से शाम तक ट्यूशन, ड्रेस में ही पूरा दिन कट जाता है, स्कूल से ड्रेस चेंज करने का भी टाइम नहीं मिलता। और जब कॉलेज में आता है, ड्रेस नहीं होती, मस्ती, अपना बैग भी आप इतना सा कर लेते हो, किताब लगा के चलते हो। स्कूल टाइम में आप कोचिंग कर रहे होते हो, कॉलेज टाइम में आप कोचिंग कर रहे होते हो, तो हवा लगती है। और इस हवा के चक्कर में 1st ईयर में सबके ये तोते उड़ जाते हैं, बहुत बैक लगती है, फेल होते हैं। फिर 2nd ईयर में क्या होता है, 2nd ईयर में अच्छे नंबर आते हैं, फिर थोड़ा सा हवा लग जाती है, 2nd ईयर में अच्छे नंबर देखते, फिर फाइनल ईयर में पुंगी बच जाती है। लेकिन आप सब तो देखो यहाँ वीडियो देख रहे हो BSc की, जाहिर सी बात है आप बेकार नहीं हो, क्योंकि आपके साथ के कुछ इस टाइम
यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे, कॉमेडी वाइन्स देख रहे होंगे, दुनिया भर की चीज़ें, सॉन्ग सुन रहे होंगे पंजाबी, लेकिन आप पढ़ाई की वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप पढ़ने वाले हो। मैं फालतू बकवास ना करते हुए अपने टॉपिक पे आता हूँ। म्यूचुअली इवेंट्स मैंने बताया एक होगा, मैंने कहा राम और श्याम दोनों इधर आओ, राम और श्याम इधर आओ, और राम और श्याम इधर आओ, राम और श्याम इधर आओ, और फिर मैंने बोला राम या श्याम इधर आओ। मैंने जनरल बोला है राम और श्याम इधर आओ, राम या श्याम इधर आओ। जब मैं और बोल रहा हूं तो आपको पता है, वीडियो पॉज कीजिए, और में दोनों आएंगे, एक आएगा, राम और श्याम इधर आओ, तो दोनों आएंगे। तो जिसमें दोनों इवेंट्स हों, कोई किसी को ना रोक के, वो क्या कहलाता है आपका इंडिपेंडेंट। मैंने कहा राम या श्याम इधर आओ, राम या श्याम इधर आओ, राम या श्याम, तो कोई सा एक आएगा, ठीक, यानी कि एक का आना दूसरे को रोक देगा, तो उसमें क्या आता है या। यानी कि हिंदी वाले देखो, अगर क्वेश्चन में और लिखा मिलता है तो वो इंडिपेंडेंट होगा, या होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। इंग्लिश वाले देखो, और को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड, और इस वाले और को हिंदी में, या को हिंदी में बोलते हैं और। तो हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होना, या तो इंग्लिश में याद रखना या हिंदी में, क्योंकि और दोनों में अंतर है, ठीक है। ये हिंदी वाला और है, इसका इंग्लिश एंड होती है, इंग्लिश वाले और की हिंदी या होती है, ठीक। तो जहाँ भी आपको और दिखेगा वहाँ म्यूचुअली इवेंट्स होंगे, क्योंकि कोई एक ही आएगा, राम या श्याम, और जब एक ही इवेंट होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये वाला और यानी कि एंड, दोनों आएंगे, और जब दोनों वो होता है इंडिपेंडेंट। तो जहाँ आपको ये शब्द दिखे वहाँ आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। जहाँ ये शब्द दिखे वहाँ आपको जोड़ना है, जोड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सम करना है या ऐड करना है, ठीक। आपको यही करना है और कुछ करना ही नहीं। अब देखो, मैं जब पढ़ता था मैं कंफ्यूज होता था, तो मैंने एक शायरी याद रखी हुई थी, मैंने लाइव क्लास में बताई थी। ये जो आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, क्या शोर है जो छुपा रहे हो। यानी कि मंद मंद, मंद कैसे लिखते हो, MAND, शोर SOR। तो M मतलब मल्टीप्लाई, कब, जब एंड दिखे। S का मतलब सम, कब, तब और दिखे। कर दोगे इतना काम चीतो और सब मेरी शेरनियों, ठीक। आप भारत माँ के सब वीर सच्चे सपूत हो। जो आप BSc पढ़ रहे हो, आगे जाके आप साइंटिस्ट बनोगे, PhD करोगे, प्रोफेसर बनोगे, आपका कंधों पे देश का भविष्य होगा आगे। तो गलती मत करना कभी भी। देखो मैं ये रफ कर दे रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, नुन्नत सा पहले। नुन्नत सा मतलब चुन्नू सा, छोटा सा। यार घबराए मत करो, छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ तो लैंग्वेज थोड़ी है यार। ये देखो मेरे पास ये दो कॉइन है, एक कॉइन ये रहा, एक कॉइन ये रहा, ठीक। मैंने दोनों कॉइन को उछाला। मैंने कहा एट लीस्ट, इधर लिख दे रहा हूँ, दिख रहा है ना, हाँ, एट लीस्ट वन हेड आने की क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी। यानी कि कम से कम एक हेड आने की आपको क्या बतानी है, प्रायिकता बतानी है, ठीक। तो आप लॉजिक लगाइए, पहले इस पे केस लिख लीजिए क्या क्या बनेंगे। कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा कितने ही आए, लॉजिक लगाओ। कम से कम एक हेड यानी कि कम से कम एक तो होना है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी। कम से कम एक मतलब इस पे हेड आ जाए, इस पे ना आए, इस पे ना आए, इस पे आ जाए। कम से कम एक हो सकता है दोनों पे भी आ जाए, बन गया कम से कम एक हेड। बताओ इससे कोई दिक्कत है। अब देखो पहला केस या तो यो होगा, या यो होगा, या यो होगा। अब तीनों केस एक साथ तो होने से रहे, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, इनके बीच में क्या आएगा, या तो क्या होगा, पहले पे हेड आ जाए और दूसरे पे कुछ हेड ना आए यानी कि टैल आ जाए, या पहले पे टैल आए और दूसरे पे हेड आए, या दोनों पे क्या आ जाए, हेड। कम से कम हेड लेना है। कम से कम का मतलब है, कम से कम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा कितनों पर भी आए। तो अब देखो इनके बीच तो और आ रहा है, और इनके बीच ये आया। यहाँ पे हमने क्या बताया, ऐड और
और यानी कि एंड पे क्या बताया, मल्टीप्लाई। तो हैड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हैड ना आने की प्रोबेबिलिटी तो हमने बताया था मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जब किसी के होने की प्रोबेबिलिटी 1 है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 में से माइनस कर दो। तो 1 में से हाफ माइनस करोगे तो फिर से हाफ, पहला केस। या के लिए क्या लगाते हैं, प्लस। दूसरा केस 1/2 इंटू 1/2 प्लस तीसरा केस 1/2 इंटू 1/2। तो आपका यहाँ क्या आ गया, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 क्या आ गया, 3/4। बताओ, कुछ क्वेश्चन में था आपको मैंने क्या कोई वो नहीं घुसा, मैं फॉर्मूले पे केवल बेसिक चीज पे आया हूँ। मैं अभी केवल बेसिक चीज पे आया हूँ, आपको दिमाग नहीं दौड़ाना, केवल बेसिक चीज कर दे रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ। अभी इससे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। अभी 3 कोइन की तरफ पढ़ेंगे क्योंकि कुछ बच्चों को इस पे दिक्कत थी, भैया ये क्लियर करा दीजिए 1-2 क्वेश्चन और कराकर, कम से कम 2 हैड, एटलीस्ट 2 हैड, कम से कम 2। अब कम से कम 2 है, 2 से कम तो 2 से ज्यादा तो हो भी नहीं सकते, कम से कम 2 लेने, यानी कि 2 बस यही बने, इससे वो दूसरा केस बनता ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी यो आने की 1/2 और यो आने की भी 1/2, तो कितना 1/4। और आवेगा दोनों के बीच में, यानी कि एंड आएगा। इस पर भी हमें क्या चाहिए, हैड चाहिए, और इस पर भी हैड चाहिए, तभी तो वो 2 हैड बनेंगे। तो 1/4 हो गया। सिंपल सी बेसिक सा क्वेश्चन था। अब एग्जामिनर कंफ्यूज कैसे करेगा, एग्जामिनर कंफ्यूज कहाँ से करेगा, कंफ्यूज करेगा इस वाले क्वेश्चन से। मैक्सिमम 2 हैड, अधिकतम। अब यार एक चीज तो लगाओ, अधिकतम 2 ही रह सकते हैं, 2 से ज्यादा तो पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि कोई नहीं 2 है। आपको ये भी नहीं सोचना अधिकतम 2 हैड यानी कि न्यूनतम कितने रह सकते हैं, ये तो क्वेश्चन देगा। रह कितने सकते हैं, 0, 1 भी हैड ना रहे, या 1 रहे या 2 रहे, यही तो केस बन सकते हैं। पहले 0 वाले का मतलब ना इस पे हैड हो ना इस पे हैड हो। 1 हैड होने का मतलब इस पे हो, इस पे ना हो, या इस पे ना हो, इस पे हो। 2 हैड होने का मतलब दोनों पे हैड होना चाहिए, खत्म कहानी। अब एक केस ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। हैड ना होना हमने क्या बताया, 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, तो कितना 1/4 1/4 1/4 1/4 4/4, यानी कि क्या आ जाएगा 1, यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। चुन्नू मुन्नू बाल को आ जाओ, आ जाओ। देखो एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, आपको अटेम्प्ट करना है। होमवर्क में क्या है, मैक्सिमम 1 टैल, अधिकतम 1 टैल। ये आपके होमवर्क में है, आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक, अब हम किस पे चलते हैं, 3 कॉइन्स पर। रफ कर दूं बच्चों, ठीक। हालांकि अब तो इंटेलिजेंट पोज करके स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब हम ले रहे हैं 3 कॉइन्स, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन। इस पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एटलीस्ट, कम से कम समझ जाना हिंदी वालों, एटलीस्ट 2 टैल, कम से कम 2 टैल। दूसरा क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 हैड, कुछ भी बना सकता है, एटलीस्ट 1 हैड, मैक्सिमम 2 टैल। अब हम बारी बारी से करते हैं चारों क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क होगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक, ये होमवर्क है, ये 2-3 में करा के दिखा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, आप भी कर सकते हो। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन करके देखिए, कमेंट में आंसर मारिए, ठीक, और फिर आंसर मैच करिए कि क्या है आपका आंसर, सही है या करेक्ट है। सही या करेक्ट तो एक ही होता है, सही है या गलत है, ठीक है। तुम्हें यार गर्मी में देख लो, पसीने में हो रहा हूँ तुम्हारे लिए। ठीक, आ जाओ। एटलीस्ट 2 टैल, कम से कम 2, पहले इस केस को आते हैं, कम से कम 2 चाहिए। तो कम से कम 2 का मतलब 2 या 3,
कम से कम 2 चाहिए, 2 से कम नहीं ले सकता, 0 या 1 नहीं ले सकता, तो कम से कम 2 टाइल चाहिए। कम से कम 2 टाइल का मतलब इस पर टाइल, इस पर टाइल, इस पर ना हो, इस पर हो, इस पर ना हो, इस पर हो, इस पर ना हो, इस पर हो, इस पर हो। 2 टाइल का इससे अलग कोई केस नहीं बनता, इन 2 पे, इन 2 पे या इन 2 पे। अब फिर 3 वाला सीन तो तीनों पे, तो कम से कम 2 टाइल, कम से कम 2 टाइल, 1 नहीं ले सकते हम 0 नहीं ले सकते, हमें 2 या 3 ही सीन लेना पड़ेगा। हमने ले लिया तो एक केस ये, एक केस ये, एक केस ये, एक केस ये, 1/2 1/2 1/2 इंटू होगा ये तो एक साथ होंगे, प्लस 1/2 1/2 1/2 क्या बन जाएगा सीधा 1/8, इसका भी प्लस 1/8, इसका भी 1/8, तो इसका भी 1/8 डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ मैं। क्या हो गया आपका 4/8। टेंशन ना लो, जिनका ऑब्जेक्टिव है उन्हें ट्रिक भी देंगे, आप घबराने की जरूरत नहीं है, बेचारे डेस्क्रिप्टिव वालों का ही भला हो जाने दो। और आपके भी समझ में अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिक से नहीं होते, तो आप कॉन्सेप्ट भी पकड़िए, कैच करिए मैं क्या बता रहा हूँ। आइए बात समझ में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है प्यारे नन्हे मुन्ने, राही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। है मैक्सिमम 3 हेड। मैक्सिमम 3 हेड का मतलब आप 0 हेड भी ले सकते हो, 1 हेड भी ले सकते हो, 2 हेड भी ले सकते हो, 3 हेड भी। इसका तो अलग कोई केस बनता ही नहीं। मैक्सिमम 3 ही ले सकते हो, 3 से ज़्यादा तो ले नहीं सकते। हाँ, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आएगी तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है, लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं। 0 हेड हो, मैक्सिमम 3 हेड का मतलब अधिकतम 3 आए, 3 से ज़्यादा ना आए, 3 से ज़्यादा तो आ भी नहीं सकता यार। इस पर भी ना हो, इस पर भी ना हो, इस पर भी ना हो, 0 का सीन खत्म। अब 1 पे आओ, इस पे हो, इन दोनों पे ना हो, इस पे हो, इन दोनों पे ना हो, इस पे हो, 1 का खत्म। अब 2 का आते हैं, 2 का आते हैं। 2 का क्या बनता है, इस पे हो, इस पे ना हो, इन दोनों पे हो, इस पे हो, यही तो बनता है। अब तीनों का तीनों पे हो, तो इसकी हिस्से की 1/8, इसकी भी 1/8, इसकी 1/8, इसकी 1/8, इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8, इसकी 1/8, इसकी 1/8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8/8 कट के क्या बच गया 1। मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि इससे ज़्यादा तो केस हो ही नहीं सकता, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखो इस सीन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, अभी मारकर डस्टर गिर गया था। इस सीन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, रखो ऐसी, ठीक। मैक्सिमम 3 हेड की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, मैक्सिमम 2 हेड ले ली मैंने। मैक्सिमम 2 हेड का मतलब या तो 0 या 1 या 2। अब इसका आंसर 1 नहीं आना, क्योंकि मैक्सिमम 2 वाली कंडीशन नहीं है, मैक्सिमम 3 वाली कंडीशन है, क्योंकि कोइन 3 है। तो मैक्सिमम 2 हेड का मतलब इस पे ना आए, इस पे ना आए, इस पे ना आए। 0 वाला केस, 1 वाला केस, इस पे इन दोनों पे नहीं, या इस पे इन दोनों पे नहीं, या इन दोनों पे नहीं, इस पे। अब 2 वाला केस क्या बनेगा आपका, इस पे हो, इस पे ना हो, इस पे इन दोनों पे हो, यही तो बनेगा। 1/2 1/2 1/2, तो 1/8, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7/8 खत्म। सिंपल 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 7/8 है ये। जिसको ना दिख रहा हो भूल चूक लेनी देनी। हमने ये 2 क्या 3 क्वेश्चन बना लिए थे, हम ये अटेम्प्ट कर चुके हैं। आइए अब एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड, कम से कम 1 हेड। इसका आंसर वैसे 7/8 के आसपास आना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। कम से कम 1 हेड होना चाहिए, तो आप 0 नहीं ले सकते, तो आपकी एक कंडीशन बनता है कम से कम 1 हेड। तो कम से कम 1 हेड इस पे हो, इन दोनों पे ना हो। अब इस पे हो, इन दोनों पे ना हो, अब इस पे हो, इन दोनों पे ना हो, ठीक। कम से कम 1 हेड। अब 2 हेड का, इन दोनों पे हो, इस पे ना हो, इन दोनों पे हो, इस पे ना हो, ये तो बन गया आपका। फिर इन दोनों पे हो, अब 3 हेड तीनों पे ही हो, तो क्या कंडीशन बन रही, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, तो 1 2 3 4 5 6 7। देखो मैंने क्या बताया था, 7/8 क्यों बता दिया था, क्योंकि एक केस छुटा हुआ है बस, 0 वाला, तो वो हटा दो 1 में से, ठीक। तो 7/8 आ जाएगा आपका। अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, ये मैंने आपको बताई टाइप के क्वेश्चन करा दिए, ठीक। ये आपके मैक्सिमम 2 हेड टैल वाला होमवर्क है।
ठीक, आंसर मुझे व्हाट्सअप करना। देखो कोई नया बच्चा है लाइव क्लास के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहता है तो मैंने बताया मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप करना केवल भाई साहब, कॉल नहीं करनी, टेक्स्ट नहीं करना। ठीक, ये दिख नहीं रहा, डिफ्लेक्शन आ रहा है, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 9520963132। ठीक, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, कुछ भी डिटेल हो यहाँ पूछ सकता है। रफ कर दो इसे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, रफ कर देता हूँ मैं। लिखिए, अब हेडिंग लिखिए, जैसे नोट कर लिया था, अब हेडिंग लिखिए, कॉन्स्टेंट, CONSTRAINTS, CONSTRAINTS, CONSTRAINTIS। ठीक, डेफिनेशन में पहले भी लिखी छोड़ सकता था, एडिट कट करके लगा सकता था, लेकिन जो मजा सामने में यहाँ भी ऐसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो लाइव क्लास लगे आपको। लिखे कॉन्स्टेंट्स के बारे में, ए सेट ऑफ कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन, a set of conditions or restriction, a set of conditions or restriction that must be obeyed by a system is known as या आर नोन एज, यहाँ कॉन्स्टेंट्स है, आर नोन एज कॉन्स्टेंट। अब समझ लो इसे, समझ लो इसे, हमने क्या लिखा, कंडीशन, सेट ऑफ कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन, यानी कि कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन मतलब आप ऐसे याद रखो, नियम और शर्तें, दैट मस्ट बी ओबेड बाय ए सिस्टम, यानी कि वो सिस्टम जो प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है वो उन नियमों और शर्तों, जिन नियमों और शर्तों को पालन करता है वही क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टेंट। जैसे आपने कॉइन उछाला है, हेड या टेल ही आएगा, हेड या टेल ही आएगा, यही शर्त है। आप उस पर 3 तो ला नहीं सकते कॉइन पे, या डाइस उछाला उस पर आप हेड नहीं ला सकते। तो ये क्या है, नियम और शर्तें, यही नियम शर्तें क्या कहलाती है आपकी, कॉन्स्टेंट्स। अब हेडिंग डाल लीजिए, एसेसिबल, ACCESSIBLE, accessible states, accessible states, accessible, ACCESSIBLE, लिखो, accessible states are those माइक्रोस्टेट, ये माइक का तार है बार बार पैर में ले रहा है। accessible states are those microstates, अभी बता रहा हूँ माइक्रोस्टेट, accessible states are those microstates which are allowed, ALLOWED, which are allowed under given constraints, यानी कि कुछ नियम शर्तें ऐसी होंगी जिन्हें करना है और कुछ नियम शर्तें ऐसी होगी जो नहीं कर सकते। तो जो आप कर सकते हो वे क्या है, वे क्या है, एसेसिबल इंस्टेंस। अब ये हमने एक माइक्रो स्टेट वर्ड लिखा है, तो माइक्रो एंड मैक्रो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर जिन्हें नहीं पढ़ी मैं वो वीडियो उठा के इस वीडियो के लास्ट में जोड़ दूंगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी इस वीडियो के लास्ट में जोड़ दूंगा, आसानी से देख लेना। ठीक, मैं वीडियो में ऐड करके जब डालूंगा आप देख लेना तसल्ली से। ठीक, अब डाल लीजिए इनएसेसिबल स्टेट्स, लिखिए
लिखो। अरे यार सोच में पड़ गए। वे जो अलाउड नहीं होगी, परमिटेड नहीं होगी, लिखिए इनएसेसिबल स्टेट्स आर दोज माइक्रो स्टेट्स which are not permitted under the given constraints. Inaccessible states are those micro states which are not permitted under given constraints. कॉन्स्टेंट्स हमने क्या पढ़ी? वे नियम और शर्तें जो किसी सिस्टम पर लागू होती है। अब कुछ नियम शर्तें ऐसी होगी जो सिस्टम को फॉलो करनी होगी, कुछ ऐसी होगी जो नहीं करनी होगी। जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में कुछ नियम शर्तें होती हैं हर एक स्कूल कॉलेज की। तो कुछ शर्तें ऐसी होती है जैसे ड्रेस में आना है जो आपको सबको लागू करनी है। वैकेंसी है एसेसिबल। कुछ ऐसी होती है जो नहीं करना, कहीं थूकना नहीं है, उल्टी सीधी चीजें नहीं खानी, बुलिंग नहीं करनी, ये सब ये क्या है? इनएसेसिबल। ठीक दोस्तों, मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, रुके भैया। देखो कुछ बच्चे बार बार बुक पूछते हैं, बुक है, मैं आपको इसमें भी कुछ दिखाने वाला हूँ। देखो जो हमने टॉपिक पढ़ा, इसके बाद आपके जो आते हैं वे टॉपिक आते हैं माइक्रो स्टेट्स एंड मैक्रो स्टेट। जो मैं अभी बता रहा था वे मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, पर ठहरिए मैं इस वीडियो में जोड़ दूंगा, आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मैं वो वीडियो इसमें लिंक कर दूंगा, इसमें देख लेना। इसके बाद जो आते हैं आपके एनसेम्बल आते हैं। एनसेम्बल भी मैं पढ़ा चुका हूँ, एनसेम्बल भी मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं वे भी इस वीडियो में जोड़ दूंगा। अगर जिन्होंने पहले देखे हुए हैं वे यहाँ तक वीडियो को देख ले, या आगे और क्लियरिटी करनी है, लिखना है तो आगे तक भी देख ले। जिन्होंने नहीं देखा वे पूरी वीडियो देखें। ठीक, तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल भी देखो भाई 6:45 हमने लाइव क्लास का टाइम रखा हुआ है। मैं पहले बता चुका हूँ कि 20 तारीख तक जिन बच्चों का नंबर मेरे पे ऐड है, मैं व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा चुका हूँ, उन्होंने वहाँ देख लिया होगा कि 20 तारीख तक आपकी लाइव क्लास बाधित रहेगी। उसका कारण यह है क्योंकि मेरा फिक्स टाइम नहीं हो रहा है, यहाँ पड़ोस में वर्क चल रहा है। दोस्त है मेरा तो कभी भी किसी भी टाइम आ जाते हैं, तो मुझे दोस्त के पास जाना पड़ता है। मेरे घर काम चल रहा है तो वो यहाँ आ जाता था, तो इस वजह से कोई फिक्स टाइम नहीं होता। तो जब टाइम मिलता है मैं जब रिकॉर्ड करूँगा, और शाम को 7 बजे तक अपलोड का भी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, क्योंकि अपलोड करके छोड़ के जेब में रख लूँगा। जब अपलोड हो जाएगी मैं आप पे लिंक भेज दूँगा। ठीक, गुड लक, ऑल द बेस्ट भाई। कम से कम 10,000 5,000 सब्सक्राइबर तो करिए। आप सोचते हो यार, दोस्तों से शेयर करिए। आपको एक बंदे को 10 भी जानते हैं, 10 के पापा के फ़ोन से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बहन के, भाई के, दोस्त के, किसी से भी कीजिए। सब्सक्राइबर बढ़िए, जब भी मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी और जब भी मैं क्लास लेने में मज़ा आएगा। अगर मेरी मोटिवेशन नहीं बढ़ी तो बता रहा हूँ मैं चैनल पेड कर दूंगा, फिर पछताते रहना कि भैया तो फ्री कह के पेड कर गए। जब आप यार सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाओगे, वह टेंशन लो, नहीं कर रहा। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या था? माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट। माइक्रो एंड मैक्रो देखे लाइव क्लास के लिए थोड़ा सा भी मुझे शायद अपने उसमें ही नेटवर्क में ही चेंज कराना पड़ेगा। अभी हमारे इधर एयरटेल का लगा हुआ है। माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स में करा चुका था लाइव क्लास में, लेकिन एक बार आपके लिए ऑफलाइन करा रहा हूँ ताकि आप क्लियरली ध्यान से पढ़ सको। तो देखिए माइक्रो और मैक्रो स्टेट्स हैं क्या, पहले आप समझिए इन्हें ध्यान से। माइक्रो सूक्ष्म अवस्था और स्थूल अवस्था, हिंदी वाले मत घबराइए। माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट्स, पहले मैक्रो समझते हैं। मैक्रो स्टेट्स होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, डबल मेहनत होगी मेरी, नहीं तो कल की तरह वीडियो डिलीट रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन कंपार्टमेंट, यानी कि कंपार्टमेंट में पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या कहलाता है? मैक्रो स्टेट। अब ये कंपार्टमेंट क्या, देखिए ये आपके पास एक बॉक्स था, इस बॉक्स को मैंने 2 पार्टीशन में डिवाइड किया, ये कर दिया। एक मैंने इसमें बॉल डाली, ठीक, एक बॉल इसमें डाल दी, फिर मैंने 2 डाल दी इसमें एक भी नहीं डाली। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 3 इसमें, एक इसमें। मान लो मेरे पास टोटल 4 बॉल्स थी, मैंने हर बॉल्स का एक अलग अलग नाम दे दिया, A B C D, और मैंने किसी अपने छोटे भाई से या बच्चे से आपसे कहा कि इनमें बॉल डालनी है। आपने पूछा कैसे, मैंने कहा जैसे मन करे आपका वैसे कर डाल दो। तो आप में से कोई क्या करेगा, 4 की 4 इसमें डाल देगा, इसमें एक भी नहीं डालने का। कोई 3 इसमें डालेगा, 1 इसमें, टोटल 4 डालनी है ना। कोई 2 बराबर भी डालेगा, कोई 1 इसमें, 3 इसमें, कोई इसमें एक भी नहीं, इसमें एक भी नहीं।
तो इससे अलग कोई मेथड बनने का नहीं बॉल डालने का। तो देखिए मैं टोटल काउंटिंग करूँ, टोटल बॉल्स कितनी थी आपके पास 4, लेकिन मेथड कितने आए डिस्ट्रीब्यूट करने के 1 2 3 4 5, टोटल 5 आए, यानी कि जितनी बॉल थी उससे एक एक्स्ट्रा आया। अब मैंने कहा 3 बॉल रखिए और इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, यही जो बने ना ये आपके सांचे से, इन्हें बोलते हैं कंपार्टमेंट। इसमें आपने कहा, मैंने कहा 3 बॉल का अरेंजमेंट कीजिए, तो आप क्या करोगे, हो सकता है इसमें 3, इसमें 0, इसमें 2, इसमें 1, या इसमें 1, इसमें 2, या इसमें 0, इसमें 3, यही तो कर सकते हो आप। यहाँ भी देखिए 3, यहाँ भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो टोटल अरेंजमेंट यानी कि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितने बैठे 1 2 3 4, बॉल कितनी थी 3, अरेंजमेंट कितने बैठे यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कितने बैठे 4, इस बार भी एक एक्स्ट्रा बैठ रहा है। अगर मैं 5 ले लेता हूं तो भी एक एक्स्ट्रा बैठेगा। तो मैक्रो स्टेट है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, पार्टिकल्स का कंपार्टमेंट में। तो अगर आपको कोई वो दे देता है और पूछता है इसका मुझे बताओ कितना बैठता है, यानी कि पार्टिकल्स दे दिए 2 3 4 5 6 10 15 20 जितने भी दिए, और आपसे पूछा मुझे मैक्रो स्टेट बताओ, तो आप n+1 कर दोगे, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स दिए हैं उसमें से एक ऐड कर दीजिए। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए, देखिए मेरे पास एक तो ये बुक है, मैं आपको इससे कराऊंगा ऑब्जेक्टिव भी और डेस्क्रिप्टिव भी, एक ये बुक है, और भी बुक्स है मेरे पास, अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, पहले कर लीजिए। हर यूनिवर्सिटी के है मेरी, ये मत सोचिए एक ही यूनिवर्सिटी के, रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बीएससी फाइनल ईयर में मोस्टली हर एक क्लास में होती है, तो हम उसके बारे में करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन कंपार्टमेंट, ये होता है हमारा मैक्रो स्टेट। कंपार्टमेंट यानी कि आपने भी देखा होगा आपके घर में ड्रॉवर बनी होती है जिसमें कपड़े रखते हो, कुछ आप पैंट इधर रख दी, शर्ट इधर रख दी, आपने मैच बॉक्स इधर रख दिया, सबका एक अलग अलग वो होता है, तो उन्हें ही डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका कंपार्टमेंट में क्या कहलाता है आपका मैक्रो स्टेट। अब मैं माइक्रो स्टेट की बात करता हूँ। माइक्रो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन की जगह क्या आ जाएगा, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन कंपार्टमेंट में नहीं, इन ईच मैक्रो स्टेट, यानी कि मैक्रो स्टेट में, मैक्रो स्टेट में, यहाँ मैक्रो था कंपार्टमेंट में और माइक्रो है मैक्रो में डालना। मैक्रो में डालना नहीं, क्या करना, सॉरी अरेंज करना। अरेंज कैसे, अभी मैंने आपको 4 बॉल्स दी थी, 4 बॉल्स दी थी, एक का नाम ए था, एक का बी था, एक का सी था, एक का डी था, ये मेरे पास 2 कंपार्टमेंट थे, ये रे 1 2, मैंने कहा इसमें डालिए बॉल, तो आप में से किसी एक स्टूडेंट ने दिमाग चलाया, क्या किया, 3 इसमें डाल दी, एक इसमें डाल दी। लेकिन और भी इंटेलिजेंट आप जो लाइव में थे उन जैसे बच्चे, क्योंकि जो लाइव में सुबह 8:30 बजे उठ रहे हैं, नहीं तो 8:30 बजे, मोस्टली शहरों में बता रहा हूँ मैं, गाँवों में तो सुबह उठ जाते हैं, शहरों में मोस्टली बच्चे सोए रहते हैं इस टाइम, लेकिन आप उठ कर लाइव क्लास में बैठे हो, आई अप्रिशिएट यू। आप में से कोई बच्चा बोल रहा भैया 3 तो डाल दिए, अब 3 हम ऐसे भी तो डाल सकते हैं, ए बी सी इसमें, डी इसमें, या हम ऐसे डाल सकते हैं ए सी डी बी इसमें, या ए बी डी सी इसमें, या हमने बी सी डी डाल लिया ए इसमें, ऐसे भी तो डाल सकते हैं हम, है तो 3 और 1 ही। मैंने कहा हाँ ऐसे डाल सकते हो, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कौन से उससे डले हैं पैटर्न से। मैंने कहा यही तो माइक्रो स्टेट है, यानी कि मैक्रो स्टेट के अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट आप जैसे कर रहे हो वो ही क्या कहलाता है आपका माइक्रो। देखो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन ईच मैक्रो स्टेट, यानी कि मैक्रो स्टेट में पार्टिकल का अरेंजमेंट करना कि आप किस तरीके से डाल रहे। आपको पता है मैक्रो स्टेट के अंदर 2 इधर लेने, 2 इधर, या 3 इधर लेने, 1 इधर या 1 इधर, 3 इधर या 4 इधर, 0 इधर या 0 इधर, 4 इधर, जैसे भी लेने हैं वो तो है मैक्रो स्टेट। लेकिन माइक्रो क्या है, जैसे लिए उन्हें आप किस ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो, या 3 किधर, 1 किधर, 2 किधर, ये सब क्या कहलाता है आपका माइक्रो स्टेट्स कहलाता है। अब देखिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ, थोड़ी लाइव क्लास में तो छोटी बन गई थी, अब यहाँ मुझे पता है कितना बोर्ड आ रहा है, मुझे भी दिख रहा है, ठीक। देखिए बोर्ड यहाँ तक है, तो यहाँ से मैं यहाँ से बना रहा हूँ, यहाँ मैंने ली मैक्रो स्टेट, ले ली मैंने मैक्रो स्टेट, ठीक दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है।
थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चों का फिर डाउट आएगा, भैया थोड़ा बड़ा लिख रखा करो। मैक्रो स्टेट्स देखिए, तो अगर वीडियो क्लियरिटी नहीं दिखाई देती तो आप 3 डॉट पर क्लिक कीजिए और 360 क्वालिटी कर दीजिए। नॉर्मल मोबाइल के लिए 360 क्वालिटी बहुत अच्छी है। देखो मैक्रो स्टेट दिख रहा है। यहाँ मैंने क्या लिया, फर्स्ट कंपार्टमेंट, यहाँ लिया मैंने सेकंड कंपार्टमेंट, यहाँ ली मैंने माइक्रो स्टेट्स। ये जो माइक्रो स्टेट लिखेंगे ये अलग अलग मैक्रो स्टेट के लिए आएंगी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ टोटल, दिख रहा है टोटल माइक्रो स्टेट। यहाँ टोटल सबको ऐड करके लिखेंगे। जैसे आपने मैक्रो स्टेट निकाल लिया था ना, सीधा क्या था मैक्रो स्टेट n+1, पार्टिकल में आपने 1 ऐड किया, भैया आपका क्या आ गया मैक्रो स्टेट। ऐसी माइक्रो स्टेट भी डायरेक्टली मैं दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन आए हुए। देखिए मैक्रो स्टेट आपको पता है पहली क्या थी 40, यानी कि आपको चारों के चारों पार्टिकल या बोल्स किस में रखने हैं, पहले कंपार्टमेंट में, दूसरे में कितने 0, तो मैक्रो स्टेट एक ही मिला आपको। ठीक, ये आपका 40 के लिए खत्म। सॉरी थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं क्योंकि कभी ये स्पेस कम ही रह जाए, हमें स्पेस को भी यूज करना है। 40 ये आ गया आपका। ठीक, नेक्स्ट आपको क्या लेना है 3 1, यही तो थी आपकी 40 3 1 2 2 1 3 0 4, यही तो थी। अब 3 1 के लिए कैसे, आपने A B C इधर ले लिया, D इधर ले लिया, आपने A B D इधर ले लिया, C इधर ले लिया, या आपने A C D B इधर ले लिया, या B C D इधर ले लिया, A इधर ले लिया। अब कोई और बचना ही नहीं क्योंकि एक पार्टिकल लेना है, मैंने चारों को एक एक करके अरेंजमेंट ले लिया। तो टोटल यहाँ माइक्रो स्टेट कितनी आई 1 2 3 4, इसमें कितनी आई 4। ठीक, तो ये आपकी माइक्रो स्टेट होते हैं। माइक्रो तो है कंपार्टमेंट के अंदर अरेंजमेंट, और माइक्रो स्टेट है जो मैक्रो है उसके अंदर जिस तरीके से अरेंज कर रहे हो आप। अब मैंने लिया 2 2 2 2, अब 2 2 को देखना, मैं A B इधर ले रहा हूँ, C D इधर ले लिया, या A C इधर ले रहा हूँ, B D इधर ले लिया, या मैं A D ले रहा हूँ, A D के बाद सॉरी A C यहाँ लिया तो यहाँ क्या बचेगा B D, अब A D यहाँ लिया तो यहाँ क्या बचा B C बचा। ठीक, अब मैंने क्या ले लिया C ले लिया, B C इधर लेने का मतलब इधर क्या आ गया A D, मैंने B D ले लिया, B D लेने का मतलब इधर क्या आ गया A C, अब मैंने C D ले लिया, C D लेने का मतलब इधर क्या आ गया A B आ गया। और कोई बच रहा है, नहीं बच रहा, और कोई बच नहीं रहा। अब आप D A लोगे, D A भी आ गया, D B लोगे, D B A भी आ गया, D C लोगे, D C भी आ गया, खुद आपके सारे अरेंजमेंट आ गए। यानी कि 2 2 के लिए कितने बने 3 ये 3 ये, कितने बने आपके 6। तो ये देखिए इस मैक्रो स्टेट के लिए माइक्रो स्टेट कितनी है 4, इस मैक्रो स्टेट के लिए माइक्रो स्टेट कितनी है 6, इस मैक्रो स्टेट के लिए माइक्रो स्टेट कितनी है 1। कभी वो ऐसे अलग अलग नहीं पूछता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो सीधा टोटल पूछेगा। टोटल कैसे निकाल लेंगे उसका भी हम मेथड सीखेंगे, आप टेंशन फ्री रहिए। देखिए अब क्या है आपका, अब आपका आया 1 3, यानी कि एक इधर 3 उधर, यही तो है 3 1 2 2 1 3, इसे अपोजिट कर दो, यानी कि A इधर, इधर कितना B C D, B इधर कितना बचेगा A C D, C इधर A B D, D इधर A B C, इससे अलग कोई बचना ही नहीं। देखे नीचे तक, हाँ यहाँ तक दिख रहा है, ये 1 3 के लिए आ गया। ठीक, अब ले रहे हैं हम यहाँ, दिख रहा है भाई, इधर ले लिया हमने 0 4, 0 4 का मतलब इधर 0, इधर क्या 4 A B C D, यहाँ कितनी माइक्रो स्टेट के 1, यहाँ 1 2 3 4 4। देखो तो टोटल माइक्रो स्टेट आपकी कितनी आ गई 1 + 4 + 6 + 4 + 1, 4 1 5 6 11 1 16, ये आपकी टोटल माइक्रो स्टेट आ गई। टोटल माइक्रो स्टेट का मतलब इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n का मतलब n क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसा आपने वहाँ n+1 लिखा था, यहाँ 2 की पावर n, क्योंकि हमारे पास वी नो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 4,
तो 2 की पावर 4 करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। देखो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये जो मेथड, ये जो हमने लिखा, ये लिखा समझाने के लिए, या कुछ डेस्क्रिप्टिव बच्चे होते हैं उनके लिए। ऑब्जेक्टिव वालों को तो डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है, लगाना है और निकाल लेना है। अब इस फॉर्मूले को हमने, जैसे हमने n+1 वाले को 3 पार्टिकल पे भी करके देखा था, इसे हम 3 पार्टिकल पे भी करके देखते हैं सेटिस्फाई। मान लिया हमारे पास 3 पार्टिकल हैं। 3 पार्टिकल कौन कौन से हैं? A, B, C। तो मैक्रो स्टेट क्या बनेगा? पहले 2 ही कंपार्टमेंट में डालना है, पहले में आपके 3, दूसरे में 0, यानी कि 3 पार्टिकल्स के लिए टोटल मैक्रो स्टेट कितनी आएंगी? टोटल मैक्रो स्टेट कितनी आएंगी? मैंने बताया था एक एक्स्ट्रा 3 + 1 4, यानी कि देखो 3 0 2 1 1 2, यही तो आएगी, और 0 3, देखो 1 2 3 4। अब हम यहाँ अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट पहला 3 1, 3 ही पार्टिकल है, कौन कौन से? A, B, C। हम देखते हैं इस फॉर्मूले को, 2 की पावर n फॉर्मूले को सेटिस्फाई करके कि सेटिस्फाई होता है वो या नहीं होता 3 पार्टिकल्स के लिए। आप वीडियो पॉज कीजिए और करके देखिए, ठीक? आप वीडियो पॉज कीजिए और करके देखिए। देखिए कैसे 3 1, पहला क्या आपका, सॉरी 3 0, 3 0 के मतलब A, B, C तीनों पार्टिकल यहाँ, 0 यहाँ, तो आपकी मैक्रो स्टेट कितनी बची? 1 यहाँ। दूसरा आपका क्या है? दूसरा है 2 2 2 2, सॉरी 2 2 तो हो ही नहीं सकता, 2 2 तो 4 हो जाएगा, 2 1 2 1, यानी कि A B इधर, C इधर, यही तो बैठेगा। नेक्स्ट AC इधर, B इधर, नेक्स्ट BC इधर, A इधर, ये आपका 2 1 बैठ गया। अब आप क्या लोगे? 1 2 1 2 1 2 के लिए 1 इधर, यानी कि A इधर, BC इधर, B इधर, AC इधर, D इधर, D तो है भी नहीं, सॉरी C इधर, A B इधर, हो गया। अब नेक्स्ट 0 3, यानी कि 0 इधर, तीनों के 3 इधर, तो यहाँ आपकी मैक्रो स्टेट कितनी बन गई? 1 2 3, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 आ गया। तो आपका कितना बना? टोटल 1 + 3 4, 3 7 और 1 8, तो टोटल मैक्रो स्टेट 8। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते थे, 2 की पावर n, n कितने पार्टिकल है? 3, तो कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 8। आप माइक्रो स्टेट्स ऐसे भी निकाल सकते हो, मैं रफ कर दे रहा हूँ इसे, तो हम एक चीज समझे, माइक्रो स्टेट, मैक्रो तो होता है n+1 और माइक्रो होता है 2 की पावर n। तो ऑब्जेक्टिव वाले डायरेक्ट लगाएंगे और डेस्क्रिप्टिव वालों को ये पूरा जो तामझाम मैंने समझाया था ये सब करना है। अब आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप मुझे आंसर बताइए किसके लिए? 5 पार्टिकल्स के लिए। 5 पार्टिकल्स के लिए मैक्रो स्टेट भी और माइक्रो भी, आप मुझे बताइए। जिनके में डेस्क्रिप्टिव है वे तो पूरी चार्ट बनाइए, और जिनका ऑब्जेक्टिव है वे मुझे आंसर व्हाट्सअप करिए या मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक? मैं रफ कर दे रहा हूँ एक पॉइंट जो डेस्क्रिप्टिव वालों और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वालों के लिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉइंट क्या है? देखो हमने जैसे मैक्रो स्टेट में लिए, समझना ये पॉइंट, ऑब्जेक्टिव वाले बड़े ध्यान से समझना। 4 पार्टिकल लिए हमने खुद, ये पहला कंपार्टमेंट, ये दूसरा। 4 में मैंने क्या किया? 3 इधर 1 इधर, यही सारी कंडीशन, पर मैं 3 एक एग्जांपल को लेकर समझाता हूँ। अगर 2 कंपार्टमेंट में पार्टिकल इधर से उधर जा रहा है, यानी कि एक पार्टिकल उधर गया उधर, जैसे अभी हमने लिखा था ABCD इधर, तो मैं D को इधर ले आया और C को उधर पहुंचा दिया। देखो मैक्रो स्टेट तो जब भी 3 एक ही है, लेकिन माइक्रो स्टेट चेंज होगी। तो ऑब्जेक्टिव वाले ध्यान रखना, अगर 2 कंपार्टमेंट में पार्टिकल्स अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज करते हैं 2 कंपार्टमेंट में, फॉर 2 कंपार्टमेंट। यदि पार्टिकल क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज अपनी पोजीशन, तो मैक्रो स्टेट जो होती है वो तो रहते हैं अनचेंज, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब भी 3 1, पहले भी 3 1, लेकिन माइक्रो स्टेट जो है
माइक्रो स्टेट वो क्या हो जाती है, चेंज। तो ये याद रखना है, किन्हें याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव वालों को, कि अगर दोनों कंपार्टमेंट में, पहले और दूसरे दोनों कंपार्टमेंट में कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो आपकी मैक्रो स्टेट तो अब भी 3-1 है, अब भी 3-1 है, इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, ठीक। लेकिन माइक्रो स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ देखिए ABCD थी, या ABDC होगी। तो जब कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं फर्स्ट और सेकंड कंपार्टमेंट में, तो उनकी मैक्रो स्टेट अनचेंज रहती है और माइक्रो चेंज। यानी कि अगर मैं बात करूं एक ही कंपार्टमेंट में, एक ही कंपार्टमेंट में अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, यानी कि मेरे पास ये था तीन, इन्होंने ऐसे कर लिया ACBD, यानी कि इसी कंपार्टमेंट में अपनी पोजीशन चेंज करी है, तो मैक्रो एंड माइक्रो दोनों ही क्या रहते हैं, अनचेंज। चाहे ABC लिख लो, ACB लिख लो, यानी कि अगर एक ही कंपार्टमेंट के अंदर अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो दोनों ही अनचेंज्ड रहेंगी। अगर दोनों कंपार्टमेंट में चेंज कर रहे हैं तो माइक्रो चेंज होगी, मैक्रो चेंज नहीं होगी, ठीक। स्टूडेंट्स, ये BSc थर्ड ईयर की फिजिक्स की क्लास है। आज हम एनसेम्बल पढ़ने वाले हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, एनसेम्बल के आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा पेचीदा होता है, तो आप जहाँ भी ट्यूशन पढ़ते हो तो टीचर्स इसे छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। देखिए, मैं बता चुका हूँ। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। आप पर जो डेली क्लासेस चलेंगी उसकी आपकी PDF आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। देखिए, हम कोरोना की वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न में थे, कुछ बच्चे के एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, इस वजह से हमने क्लास थोड़ी रोकी हुई थी, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़न में थे कि वे सेकंड ईयर का पढ़े या सेकंड ईयर वाले फाइनल ईयर का पढ़े। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने क्लियर कर दिया है, तो अब आप पढ़िए, मेहनत करिए, और अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो सीखना कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप सीखिए, मेहनत करिए। देखिए, आज हम एनसेम्बल पढ़ने वाले हैं। एनसेम्बल से पहले आप देखिए, डिफ़ाइन करता हूँ मैं एनसेम्बल को, पर एनसेम्बल से पहले देखिए मैंने किसे डिफ़ाइन किया हुआ है, सिस्टम को। सिस्टम देखो, ए कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज ए सिस्टम, यानी कि एक कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उनका कलेक्शन ही क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। अब हमें पढ़ना एनसेम्बल है, लेकिन हम सिस्टम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि एनसेम्बल पढ़ने के लिए हमें सिस्टम का पता होना चाहिए। तो अब आप सिंपल सी चीज़ देखिए, सिमिलरली आप आगे डेफिनेशन देखिए, सिमिलरली एक कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम विच आर इसेंशियली इंडिपेंडेंट इज नोन एज एनसेम्बल। यानी कि जैसे आपका पार्टिकल का नंबर था, ग्रुप था, वो क्या था, आपका सिस्टम था। ऐसी माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम जो एक दूसरे से नॉन इंटरैक्टिंग, यानी कि कोई अट्रैक्टिंग फोर्स ना लगाते हो, उनका ग्रुप क्या कहलाता है, उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, एनसेम्बल। अब ये हमने सुना तो माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम का जो कलेक्शन होता है वो आपका एनसेम्बल कहलाता है। लेकिन ये माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम ही क्या है, रुको बताते हैं। ये देखिए, नीचे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल मीन्स ऑल द सिस्टम ऑफ एन एनसेम्बल दैट हैव सेम माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स, यानी कि मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम वे हैं जिनके माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स क्या हों, सेम हों। ये देखिए, सेम। अब कुछ बच्चों को माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स ही नहीं पता होगा, तो माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स आप देखिए, आगे पढ़िए, इसमें सब लिखा हुआ है। माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स होते हैं आपके वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल। यानी कि आपसे मैं बात करूं, VPTNE, ये सब वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी, ये सब क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। यानी कि किसी सिस्टम के अगर ये क्या है, सेम है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, हम उसे एनसेम्बल बोलेंगे। एनसेम्बल क्या होते हैं, ये जो मैंने लिखे, इनके बेस पे हम डिफरेंट टाइप्स के बना सकते हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में केवल 3 है। वे भी किसने बताए, साइंटिस्ट का नाम याद रख लीजिएगा, मैं लिखना भूल गया था, विलियर्ड गिब्स। विलियर्ड गिब्स। तो आपको लिखना है, अकॉर्डिंग टू विलियर्ड गिब्स देयर आर
थ्री मेन टाइप्स ऑफ एंसेंबल, यानी कि विलियर्ड गिब्स के अकॉर्डिंग एंसेंबल के तीन मुख्य प्रकार हैं। अब देखिए आप, वैसे तो और भी है, लेकिन आपके सिलेबस में विलियर्ड गिब्स है। देखिए अब मैं आगे चलता हूँ, पहला टाइप लेते हैं हम। पहला टाइप दिया हुआ है आपके ये रहा, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, ये देखिए मैंने क्या हाईलाइट भी किया, और मेन पॉइंट यही है क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी, जैसे मैं आपके CCSU की बात करता हूँ, मेरठ वाली की, ये ऑब्जेक्टिव लेती है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए अंडरलाइन क्या हुआ है, अब आप समझ सकते हो उसमें क्या है, ई है, वी है और एन है। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में आपको EVN याद रखना है केवल। ई का मतलब क्या है, एनर्जी, वी का मतलब वॉल्यूम, और एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आप देखिए, इट इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इसेंशियली इंडिपेंडेंट हैविंग द सेम एंसेंबल। हमने क्या बताया था, जो सेम माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स रखे। माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स आप अच्छी तरह से जानते हो कौन से होते हैं। माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी। तो आप माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल पढ़ने वाले हो। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल कौन से होते हैं, जिनमें सेम क्या हो, EVN। ई का मतलब एनर्जी, वी का मतलब वॉल्यूम, और एन का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आपको एक क्वेश्चन बन गया ऑब्जेक्टिव वाले के लिए कि माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल्स कौन से हैं जिनमें EVN क्या हो, सेम, एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल। अब देखिए, अगर मुझे एनर्जी सेम रखनी है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, अगर मैं इन्हें टच कर दूंगा तो आप जानते हैं एनर्जी फ्लो स्टार्ट कर देगी। तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, एनर्जी बाहर ना निकले, क्या लेनी पड़ेंगी, इंसुलेटिंग वॉल्स। आपने ये भी डाला हुआ है मैंने, देखिए, हैविंग सेम एनर्जी, वॉल्यूम V एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स N। दी For simplicity, we assume that all the system are identical. The individual elements of the microcanical are separated by the rigid, impermeable and well insulated walls. Insulated आप जानते हो, insulated को हिंदी में बोलते हैं कुचालक। कुचालक जानते हो, जिसमें से एनर्जी या करंट पास ना हो सके। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड पार्टिकल्स अमंग द डिफरेंट सिस्टम ऑफ दिस एंसेंबल। देखो, एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर सेम रखने हैं तो ट्रांसफ़र कर नहीं सकते, क्योंकि ट्रांसफ़र करोगे तो ये सेम नहीं रहने के। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल पहला टाइप हो गया। दूसरा आ गया कैनोनिकल। देखिए, माइक्रो कैनोनिकल में EVN, इसमें बस ई की जगह पर सब कुछ सेम डिट्टो, ई की जगह पर क्या रखना है, टी का मतलब टेम्परेचर। अब आप एक सिंपल सी चीज़ देखिए, यहाँ फिगर देखिए आप, ये बस ऐसे ही बना दी गई है, बना दी गई है। अब आप इस फिगर को देखिए, यहाँ देखें, यहाँ ये अलग अलग बनाए गए हैं क्योंकि एनर्जी को एक में ही स्टोर करना है, उसमें हमें एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, तो एनर्जी एक दूसरे सिस्टम में फ्लो भी कर सकती है। देखिए, कैनोनिकल एंसेंबल इज द कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम हैविंग सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स N, TVN। तो अब आपको याद रखना है माइक्रो कैनोनिकल EVN, कैनोनिकल TVN। आप इससे याद सकते हैं कि माइक्रो पहला आता है तो उसमें ET से पहला आता है, तो EVN, TVN। द इक्वालिटी ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ऑल सिस्टम कैन बी अचीव्ड बाय पुटिंग ईच ऑफ देम इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद लार्ज हीट रिजर्वर। इन्हें थर्मल कॉन्टैक्ट में रखेंगे क्योंकि टेम्परेचर की एक क्वालिटी होती है, हाई से लो की तरफ चलता है। आप किसी से हैंडशेक करते हो तो देखिए, आपको शुरुआत में मान लो उसका हाथ अगर गर्म लग रहा है तो कुछ टाइम बाद आपको नॉर्मल लगने लगेगा अगर आप हैंडशेक करके रखते हो। क्यों? क्योंकि उसके हाथ से टेम्परेचर आपके हाथ में आना स्टार्ट कर देगा, और कब तक आएगा, जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो हम सब में सेम रखने के लिए इन्हें क्या रखते हैं, एक दूसरे से थर्मल कॉन्टैक्ट में रखते हैं, और सब में कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाए, मेंटेन। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बिल्कुल ध्यान के साथ। माइक्रो कैनोनिकल में वॉल्स कैसी थी, इंसुलेटिंग, इसमें कैसी है, कंडक्टिंग, एकदम जस्ट अपोजिट। ठीक, अब माइक्रो कैनोनिकल के बाद जो आता है वो है ग्रैंड।
ग्रैंड कैनोनिकल, ग्रैंड का मतलब आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, आजकल ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है। देखिए अब मैं आपसे माइक्रो कैनोनिकल की बात करूँ, इसमें सब डाला हुआ है। देखिए आप एक बार अगर वो भी नहीं पढ़ते माइक्रो कैनोनिकल और कैनोनिकल, तो आप जल्दी से रिवाइज करके एग्ज़ाम देने में खाली ग्रैंड कैनोनिकल पढ़ लीजिए। ग्रैंड कैनोनिकल में दोनों को डाला हुआ है जिससे आपको रिवीजन भी हो जाए। देखिए द माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल is the collection having same energy, volume and number of particles। देखिए एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल। माइक्रो कैनोनिकल कौन सा था? EVN। और आपको याद होगा कैनोनिकल TVN। देखिए कैनोनिकल, ये रहा कैनोनिकल क्या है? TV और N। आप समझ गए ना। दस इन गोइंग फ्रॉम माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल टू कैनोनिकल एंसेंबल द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट एनर्जी हैज़ बीन रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड मतलब त्यागना है, उसे आराम देना। यानी कि देखिए माइक्रो कैनोनिकल से जब कैनोनिकल में जाते हैं तो कौन सी कंडीशन चेंज हुई? एनर्जी। क्यों? उसमें क्या था? EVN और इसमें क्या है? TVN। देखिए V अपनी जगह पर है, N अपनी जगह पर है, बस E की जगह किसने ले ली? T ने। तो एक क्वेश्चन और बना ऑब्जेक्टिव वालों के लिए, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। नव इन गोइंग फ्रॉम कैनोनिकल एंसेंबल टू ग्रैंड कैनोनिकल, यानी कि अगर हम कैनोनिकल से किस में जाते हैं? ग्रैंड कैनोनिकल में, तो क्या होगा? देखो TVN था, क्या हो गया? TV म्यू। T ऐसा कैसा है, V ऐसा कैसा है, N की जगह क्या आ गया? म्यू। म्यू क्या है? केमिकल पोटेंशियल, यानी कि जो केमिकल बैलेंस में रखे हैं। बाकी अगर आपको केमिकल पोटेंशियल आपने केमिस्ट्री में बड़े अच्छे से समझा होगा, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, उसे मैं ऐसा कि नहीं समझा सकता। अगर आपको केमिकल पोटेंशियल भी समझना है तो मुझे बताइए, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कमेंट में बताइए, मैं आपको केमिकल पोटेंशियल भी बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो अब आप ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल समझिए, कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल, ये तीन है किसके तरीके, किसके अकॉर्डिंग है? विलियर्ड गिब्स के। अब आप समझिए, देखिए माइक्रो कैनोनिकल EVN, कैनोनिकल TVN और आपका ग्रैंड कैनोनिकल TV म्यू। देखो मैंने लिखा हुआ है सेम टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम एंड सेम केमिकल पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ मैंने और भी, यहाँ देखिए माइक्रो कैनोनिकल था, उसमें कैसी वॉल थी? इंसुलेटेड। कैनोनिकल में कंडक्टिंग, और इसमें भी क्या है? कंडक्टिंग। ये देखिए आप, कंडक्टिंग वॉल्स। तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज पार्टिकल्स टेक प्लेस, यानी कि देखिए इसमें पार्टिकल भी कांस्टेंट नहीं रखने, एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं रखनी। वो ऑब्जेक्टिव वालों से ऐसे ही पूछ सकता है कि विच सिस्टम कैन अलो द पासेज ऑफ एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आप देखिए EVN, इसमें तो सेम रखने हैं, पास नहीं होंगे। TVN इसमें भी सेम रखने हैं। TV म्यू, इसमें तो N आ ही नहीं रहा, तो इसमें चेंज होते रहेंगे। तो TV म्यू वाला कौन सा है आपका? कौन सा है आपका? ग्रैंड कैनोनिकल। तो आप एक बेसिक सी चीज़ समझिए, समझने की कोशिश करिए, जो इनमें लिखे हुए हैं ये सेम रखने हैं, जो नहीं लिखे हुए चेंज करने हैं। अब वो कह सकता है एनर्जी किस में चेंज होगी, तो EVN किस में था? माइक्रो, उसमें तो चेंज नहीं होगी। तो आपकी कैनोनिकल में भी हो सकती है और ग्रैंड कैनोनिकल, क्यों? कैनोनिकल में क्या आता है? TVN, और ग्रैंड कैनोनिकल में TV म्यू। इनमें एनर्जी नहीं है, इन दोनों में चेंज हो सकती है। तो अब आप आसानी से कर सकते हो। बाकी कोई डाउट हो, मैं बता चुका हूँ, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज करिए, डाउट क्लियर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, हम आपके लिए बैठे हैं, टेंशन ना लीजिए। आपको लिंक फ्री मिलेगा। मैं कभी भी आपके लिए यही नहीं कहूँगा मैं पेड कोर्स चला रहा हूँ जैसे वो अदर यूट्यूब वाले करते हैं। फ्री है तो फ्री ही रहेगा। ठीक, तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।